तो बच्चों इस बार हमें प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर bq+r, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, r होता है शेषफल। अभी हमें दिया है a बराबर, ये दिया है सवाल में, ये हो गया हमारा bq+r यानी 6q प्लस, अब r हम क्या लिखें, 1 लिखें, 3 लिखें या 5, तो ये अभी क्लियर नहीं है, तो इसको हम r का r रहने देते हैं, r रहेगा। अब यहाँ अगर ये हो गया तो यहाँ r बराबर क्या क्या आ सकता है, यानी 6 हमारा भाजक है, 6 है हमारा भाजक, यहाँ रफ में करेंगे। भाजक जब 6 है तो 6 से भाग देंगे, तो जैसे 6 से 6 में भाग दिया तो 6 एकम 6, शेषफल 0 आ गया, यानी r हमारा कभी 0 भी आ सकता है। 7 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 8 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा शेषफल, 9 में भाग देंगे तो 3 शेषफल आ जाएगा, यानी ऐसे ही भाग देते जाएंगे तो r हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकता है, क्योंकि 6 तो शेषफल बच ही नहीं सकता है। 6 शेषफल बचने का मतलब 6 भाजक है, तो वो शेषफल अगर 6 बचा तो वो तो वैसे ही 6 से कट रहा, इसलिए 6 शेषफल नहीं आएगा। जो भी हमें भाजक दिया होगा शेषफल हमेशा उससे एक अंक कम ही आएगा। जैसे मान लो अगर भाजक 4 दिया होता हमें, इधर 4 दिया होता तो हमारा जो r आता, r 0, 1, 2, 3 तक ही आता, क्योंकि 4 शेषफल बचेगा तो इसका मतलब है वो 4 से कट जाएगा, क्योंकि भाजक भी 4 माना हमने, भाजक भी 4 है और शेषफल 4 कैसे हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 4 4 से कटता है। तो जब भाजक 4 है तो शेषफल 3 तक आएगा, और अगर भाजक 5 है तो शेषफल यानी r आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से r आते हैं हमारे, r इस प्रकार से आते हैं कि अगर भाजक 5 है तो शेषफल 4 तक आएगा, भाजक 4 है तो शेषफल 3 तक आएगा, भाजक 6 है तो शेषफल हमारा 5 तक आएगा। शेषफल जो भी आता है वो भाजक से एक अंक कम ही आता है। अगर भाजक 7 है कहीं भी तो r हमारा 0 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि भाजक 7 है, उससे एक अंक कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा कभी भी। तो इस प्रकार से हमारे शेष बचते हैं। तो इधर हमारा भाजक 6, तो शेषफल कहाँ तक आ गए हैं, 5 तक। अब इन शेषफल को बारी बारी से इसमें रखना है इस समीकरण में। तो पहले हम r बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर 6q प्लस r का मान 0 जोड़ेंगे तो a बराबर 6q ही बनेगा, ये समीकरण 2 आ जाएगा। फिर r बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, तो a बराबर 6q और r का मान इधर रख लेंगे कितना, 1, तो 6q प्लस 1 बन जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं तो ये समीकरण 3 आ गया। फिर कितना रखना है हमें, फिर r का मान रखना है, क्रम से रखते जाएंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, अब रखेंगे 2, तो r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 रखेंगे तो बनेगा a बराबर 6q प्लस 2, ये समीकरण आ जाएगा 4। ऐसे ही r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा, समीकरण 5 आ जाएगा। r बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो r बराबर जब समीकरण r बराबर कितना रखना है, अब हमें r बराबर अब रखना है 4, तो a बराबर 6q प्लस 4 और समीकरण 6 आ जाएगा। एक और रखना है r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ये और रखेंगे तो a बराबर हमारा बनेगा, a बराबर 6q प्लस 5, ये समीकरण 7 आ गया। अब क्योंकि भाजक 6 था
तो शेषफल तो हमने 5 तक रख ही लिया क्योंकि शेषफल 5 ही तक आ सकता है। अब इनको हम मिलाएंगे कि जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है इधर ऐसा, ये हमें कौन कौन से समीकरण मिल रहे हैं, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। कोई से समीकरण में मिल भी रहे हैं या नहीं। अगर मिल जाएंगे तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है और नहीं मिलेंगे तो नहीं होता है। तो देखेंगे जैसे 6q + 1, 6q + 1 हमें ये मिल गया समीकरण 3 में, एक मिल गया। 6q + 3, 6q + 3 हमें 5 में मिल जाएगा समीकरण, ये मिल गया समीकरण 5 में, 2 हो गए हैं। और एक और है 6q + 5, ये हमें मिल जाएगा समीकरण नंबर, ये मिल जाएगा हमें समीकरण नंबर, ये मिल गया इस वाले में, तीनों ही मिल गए हैं हमें। तो हम जब मिल गए हैं तो हम लिखेंगे, ये मिल गया हमें, देखो ये मिल गया। तो जब हमें सब मिल गए हैं तो हम लिखेंगे जिस जिस समीकरण में लिखे हैं मिले हैं, तो समीकरण 3, 5 व 7 से और बकाया फिर क्वेश्चन से लिखना है, 7 से किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इन ऐसे प्रश्नों को हमें इसी प्रकार से हल करना पड़ेगा। इधर सम की विषम की जगह सम भी आ सकता है। इधर देख लेंगे भाजक कितना है, अगर भाजक 5 हुआ तो शेषफल 4 तक आएंगे, इसी प्रकार से रख लेंगे सब मान और फिर मिलाएंगे कौन से समीकरण में मिल रहा, अगर मिल गया तो लिख सकते हैं और नहीं मिला तो नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आगे भी हल करना है अगर आ जाएंगे तो। अगला उदाहरण में दिया है, अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल आए। मतलब हमें ऐसी एक संख्या बताना है बड़ी से बड़ी जिससे अगर हम 70 में भाग दे देंगे तो 5 शेष बचेगा, और उसी संख्या से अगर 125 में भाग दे देंगे तो 8 शेष बचेगा। ऐसी संख्या कौन सी है ये हमें बताना है जिससे हम 70 में भाग दें तो 5 शेष बच जाए, उसी संख्या से 125 में भाग दें तो 8 शेष बच जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, तो जब भी बड़ी से बड़ी लिखा हो तो हमेशा क्या ज्ञात करना है, जब भी बड़ी से बड़ी लिखा हो तो हमेशा मासा ज्ञात करना है बड़ी से बड़ी में। जब छोटी से छोटी लिखा हो, छोटी से छोटी किसी सवाल में आ जाए तो हमेशा लासा ज्ञात करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमें मासा निकालना है, लेकिन कौन सी संख्याओं का, तो इसके लिए हमें जो संख्याएं दी हैं 70 और 125, इनकी जो शेषफल आए हैं क्रमशः, शेषफल क्रमशः 5 और 8 थे, तो 5 इसमें से बच रहा था और 8 इसमें से, इनको घटा लेंगे तो इधर बचा 65 और इधर बचेगा 15 में से 8 के 7, 117 ये बचेंगे। अब ये जो बच्चे हैं इन दोनों का हमें मासा ज्ञात करना है, तो 117, 65 का मासा ज्ञात कर लेंगे। मासा ज्ञात करने के लिए इनमें गुणनखंड विधि लगा लो या जो भी सही लगे, जैसे इसमें लिखा नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो हम गुणनखंड कर लेंगे, तो लिखेंगे गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इनको, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 117 के बनेंगे 13 × 3 × 3, 3 का 9 और 13 नम्मा 117, ठीक है। और 65 के 13 पंचे 65। तो अब इनका मासा जो भी आएगा वो हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। मासा में हम वही लिखते हैं जो दोनों में मिले, तो 13 इसमें भी मिला, 13 इसमें भी, यानी मासा कितना आया 13। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 आ गई है, बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो आ गई है 13। इस 13 से अगर देखो 70 में भाग करो तो 13 पंचे
65 यानी 5 इससे बचेगा। 13 से भाग अगर 125 में करो तो 13 नंबर 117 यानी 117 करेंगे तो 8 शेष बचेगा हमारा जैसा इधर है। तो वह संख्या कितनी आ गई है 113। ये 13 ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस बार हमें प्रश्न दिए हैं, इनको बताना है सही कौन सा विकल्प होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। जैसे किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में होता है। तो इनको हमें देख के बताना है कि सम कौन सा होगा इनमें से। सम के लिए q का मान कुछ भी रख लेंगे हम, कुछ भी q का मान, तो सम आना चाहिए। जैसे इसमें अगर q का मान 1 रखो, 1 रखा तो 1 में से 1 घटा 0, 0 सम होता है। लेकिन अगर q का मान 2 रख लो, 2 में से 1 घटा 1 बचा, सम आएगा नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर q का मान इसमें भी 1 रख लो, 1 रखा, 1 + 1 2 सम है, ठीक है। अगर q का मान 2 रख लो, 2 और 1 3, फिर तो विषम आ जाएगा, यानी सम के लिए ये भी गलत हो गया। और अगर इस वाले में रख लो, q का मान 2 रख के देख लो, या 3 रखा तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये तो विषम आ गया, सम नहीं आएगा। तो सम आएगा इस वाले में। जैसे q का मान कुछ भी रख लो, 1 रखा 2 एकम 2 सम होता है, 2 रखा तो 2 दूनी 4, ये भी सम होता है। अगर q का मान 3 रखा तो 3 दूनी 6, ये भी सम होता है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से 2q के रूप का होता है, ये बताना है हमें। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो होता है 2q के रूप का, हमेशा याद रखना। और ऐसे किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है विषम। अब इस बार विषम देखना है। जैसे p अकेला है, p में अगर हम p का मान ही 2 ले लेंगे तो 2 तो सम हो गया, यानी ये विषम थोड़ी ना होगा, ये तो हटा देंगे। और p का मान अगर 3 ले लो तो विषम हो जाएगा, 4 ले लो तो सम हो जाएगा, नहीं बदलते रहेंगे मान, तो ये विषम के लिए नहीं होगा। p+1 अगर p का मान 2 ले लो तो 3 हो जाएगा विषम। लेकिन अगर p का मान हमने 3 ले लिया, 3 और 1 4, ये सम हो जाएगा। लेकिन हमें कैसा चाहिए विषम, ये भी गलत हो जाएगा। इस पे आ जाओ। तो अगर p का मान 2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4 होता है सम, यानी ये विषम के लिए नहीं होगा। इसमें देख लो रख के, p का मान कुछ भी रख लो। जैसे p का मान रखा हमने 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, विषम हो जाएगा, ठीक है। p का मान 2 लिया तो 2 दूनी 4 और 1 5, विषम हो जाएगा। p का मान 3 लिया तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, विषम हो जाएगा। p का मान 4 लिया तो 4 दूनी 8 और 1 9, हर बार विषम आएगा। तो विषम पूर्णांक इस रूप का होता है 2p+1 का, या 2q+1 लिख के आ जाएगा, या 2a+1 लिख के आ जाएगा, यानी इस तरीके का दिखेगा तो वो विषम होता है। और सम के लिए 2q भी आ सकता है, 2p भी आ सकता है, 2a आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस ऐसा दिखेगा तो ये होता है सम के लिए। ये हमारे इम्पोर्टेंट विकल्प थे जो आ सकते हैं, तो ये हमें ऐसे करना है। और देखेंगे विकल्प आगे। तो बच्चों यही विकल्प इम्पोर्टेंट थे जो हमने बता दिए। अब आगे के लेक्चर में देखेंगे क्या पढ़ना है, कल देखेंगे वो।